नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करता है श्री रामलिंगा स्वामी के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। क्वेश्चन कहता है श्री रामलिंगा स्वामी, जिन्हें वल्लालर के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है वह जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने समरसा वेद सन्मार्ग संगम की स्थापना की। सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है वल्लालार का मानना था कि मानव बुद्धि सटीक और अंतिम है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि भोजन के लिए जानवरों को मारना स्वीकार्य है। स्टेटमेंट फोर कहता है वल्लालार का मानना था कि अनुग्रह के रूप में ईश्वर दया और ज्ञान का अवतार है एवं दया ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो ये आपने चार स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ लिए। अब आपके सामने चार ऑप्शन है कि जो आपने ऊपर पढ़ा है उसमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, सभी चारों सही हैं। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब अपने मन में कर लिया होगा। तो जो इसका जवाब है वो है केवल दो, यानी इसका आंसर बी है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी। यानी जो आपने ऊपर चार पढ़े हैं स्टेटमेंट, इनमें से दो कोई गलत है, इनमें से दो कोई गलत है और सही है। ठीक है, दो गलत है दो सही है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं श्री रामलिंगा स्वामी के बारे में, उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए जो श्री रामलिंगा स्वामी है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये आपको 19वीं सदी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये एक प्रमुख तमिल कवि थे, ज्ञान सिद्धार वंश के सदस्य थे। इनका जन्म होता है तमिलनाडु में। क्योंकि तमिलनाडु में जन्म होता है इसीलिए ये एक प्रमुख तमिल कवि थे। ठीक है, अगर सामाजिक सुधार दृष्टिकोण की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे। ठीक है, 1865 में इन्होंने समरसा वेद सन्मार्ग संगम की स्थापना करी और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया। नाम क्या चेंज किया? समरसा शुद्ध सन्मार्ग सत्य संगम इसका नाम रखा गया। ये धार्मिक जाति और पंथ के बाधाओं से एकदम परे थे, इन सबसे अलग थे, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में दिव्यता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे और यही ऑप्शन आपका वन था, इसीलिए जो आपका ऑप्शन वन है वो सही हो जाता है। उसके बाद 1867 में तमिलनाडु के अंदर ही वडालूर में ये निःशुल्क भोजन सुविधा को शुरू करते हैं, जिसको दसत्य धर्म कहा जाता है। ठीक है, दफत्य धर्म सलाई कहा जाता है। तो इन्होंने सत्य दफत्य धर्म सलाई की स्थापना करी। उसके बाद 1872 में तमिलनाडु के वडालूर में ही, ठीक है, क्या किया? सत्य ज्ञान सभा की भी स्थापना करी। इनकी दार्शनिक मान्यताएं और शिक्षा की बात करें तो जीवित प्राणियों की सेवा ही मुक्ति या मोक्ष का मार्ग है, इनकी प्राथमिक शिक्षाओं में से एक है। ठीक है, इनका मानना था कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो भ्रामक यानी माया बुद्धि है तथा सटीक अथवा अंतिम नहीं है। यही आपका ऑप्शन दो था। ऑप्शन दो में कहा गया था कि इनका मानना है कि जो हमारे पास जो बुद्धि है, जो ब्रेन है, वो सटीक अथवा अंतिम है। ये यहाँ पे गलत साबित हो जाता है। इनका अंतिम जो बुद्धिमत्ता था ना, वो क्या था? इन्होंने कहा था कि जीवित प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए। इनका ये मानना था कि जीवित प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने भोजन के लिए जानवरों को न मारने का आह्वान किया और गरीबों को खाना खिलाना सर्वोच्च धर्म बताया। इन्होंने कहा कि ईश्वर दया और ज्ञान का अवतार है तथा दया ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो आपने इनके बारे में डिस्कस कर लिया। हम फिर से आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पहला क्या कहता है? वह जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने समरसा वेद सन्मार्ग संगम की स्थापना करी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वल्लालार का मानना था कि मानव बुद्धि सटीक और अंतिम है। ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने आपको बताया कि माया भरी हुई है हमारे दिमाग में, उनका ऐसा मानना था। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि भोजन के लिए जानवरों को मारना स्वीकार्य है। ये भी गलत है, इन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि जो भी जीवित है उनके प्रति आपकी करुणा होनी चाहिए और इनको नहीं मारना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। तो ये दो और तीन ऑप्शन गलत हो गए और जो फोर्थ ऑप्शन है और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो गया। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन आता है बी, ये बिल्कुल सही है।
अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बात करता है गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहता है ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्सर्जित कर मछली एवं अन्य शिकार को उछालती है, जिससे उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में मदद मिलती है, इस प्रकार अपना शिकार करती है। ये केवल, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है केवल, ठीक है, ये केवल मीठे जल स्रोतों में ही रह सकती है और मूलतः दृष्टिहीन होती है। स्टेटमेंट 3 कहता है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव और असम का राज्य जलीय जीव है। तो आपने यहाँ पर 3 ऑप्शन पढ़ लिए, ठीक है, 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब अपने मन में सोच लिया होगा। तो जो इसका जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, यानी आपने जो तीनों ऊपर पढ़े वो तीनों के तीनों सही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसको हम टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जानते हैं। इनकी खोज 1801 में की गई थी, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये आपको भारत में देखने को मिलेगी, नेपाल के अंदर देखने को मिलेगी और बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन ये कहाँ पे देखने को मिलेंगी? सिंपल सी बात है, ये नदी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो भारत में, नेपाल में और बांग्लादेश में बहती है। कौन कौन सी नदी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी, कर्णफुली नदी और सांगू नदी। तो यहाँ पर आपको गंगा नदी डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी। गंगा नदी जो डॉल्फिन होती है केवल मीठे जल स्रोत में ही आपको देखने को मिलेगी और ये मूलतः दृष्टिहीन होती है, इनकी आंखें नहीं होती, ये देख नहीं पाती हैं, ठीक है, इनके पास देखने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती। अब ये करती क्या है, अपना शिकार कैसे करती हैं और चलती कैसी? देखिए, ये एक तरह की अल्ट्रासोनिक ध्वनि को छोड़ती हैं, जिससे क्या होता है, आसपास जो मछलियां होती हैं ना या फिर और कोई शिकार होता है वो उछलने लगते हैं, जिससे इनके दिमाग में एक छवि बनती है और इसके द्वारा ही वो शिकार कर पाती हैं, अपना खाना खा पाती हैं। देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि ये या तो अकेले चलती हैं या फिर एक बहुत छोटा सा समूह होता है उसके द्वारा चलती है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो एक फीमेल डॉल्फिन है वो अपने बच्चे के साथ साथ रहती है हमेशा, ठीक है, अपने बच्चे के साथ यात्रा करती है। और जो फीमेल डॉल्फिन होती हैं वो एक मेल डॉल्फिन से बड़ी होती हैं आकार में, ठीक है। जो मादा डॉल्फिन है वो नर डॉल्फिन से बड़ी होती हैं आकार में और हर 2 या 3 साल में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक स्तन्यपायी है, ठीक है, स्तन्यपायी यानी मेमल है, यानी ये दूध पिलाने वाली होती हैं। इसी कारण से गंगा नदी जो डॉल्फिन है जल के अंदर सांस नहीं ले सकती। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो जल के अंदर सांस नहीं ले सकती, इसीलिए उसको बार बार बाहर आना पड़ता है। वो बाहर क्यों आती है? पानी से सांस लेने के लिए। अब उसको फ्रिक्वेंसी क्या है कि बाहर आने की फ्रिक्वेंसी क्या है? देखिए, हर 30 से लेके 120 सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक 30 से लेके 120 सेकंड के अंदर उनको बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, यानी वो मैक्सिमम 2 मिनट ही पानी के अंदर रह सकती हैं बिना बाहर आए। अब जब वो बाहर आती हैं सांस लेने के लिए, जब वो सांस लेती है तो उससे एक आवाज निकलती है, एक ध्वनि निकलती है, ठीक है। इस ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? सांस कहते हैं या फिर सुसुप कहते हैं। अब हुआ क्या कि भारत सरकार ने 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया और असम ने इसको राज्य जलीय पशु भी क्या कर दिया? घोषित कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, हमने आपको इसके बारे में अच्छे पे डिस्कस कर लिया। तो पहला क्वेश्चन बोलता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि के बारे में। हमने आपको बताया कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है जिसके कारण से ये शिकार कर पाती है। पहला ऑप्शन इसकी वजह सही हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ ये केवल मीठे जल स्रोत में ही रह सकती है, ये सही है। मूलतः दृष्टिहीन होती है, ये भी सही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी सही है। असम का राज्य जलीय जीव है, ये भी सही है। इसीलिए तीनों सही है, इसीलिए सभी तीनों सही है। इसका ऑप्शन आता है सी। आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहता है उन्होंने छत्रपति, शाककार्ता, क्षत्रिय कुलवंत तथा हैंदव
धर्मोधारक की उपाधि धारण करी। ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर जागीरदारी व्यवस्था को लागू किया। ऑप्शन 3 कहता है शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। सामान्य सैनिकों को तो नगद में भुगतान किया गया, लेकिन जो प्रमुख थे, सैन्य कमांडर थे, उनको जागीरों के द्वारा भुगतान किया गया। तो आपने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट पढ़ ली है। अब आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब अपने मन के अंदर सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जवाब भी है बी, केवल 2 सही है। अब आपको बताना है कि इनमें से 2 कौन से सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 को। ठीक है, 19 फरवरी 1630 को जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है महाराष्ट्र के पुणे जिले में। ठीक है, पुणे जिले में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी होते हैं उनका नाम होता है शहाजी भोसले, और जो इनकी माता होती है उनका नाम होता है जीजाबाई। ठीक है। अब जो शहाजी भोसले थे यानी इनके पिता थे, वह बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूबे की जागीरदारी रखने वाला एक मराठा सेनापति थे, जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी देखने को मिलेगा। उपाधियों की बात करते हैं तो इन्होंने छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, हैंदव धर्मोधारक की उपाधियां धारण की थी, यानी कई सारी इन्होंने उपाधियां धारण की थी। अगर राजस्व प्रशासन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया कि उस स्थान पर पहले से ही जागीरदारी प्रणाली थी, तो इन्होंने क्या किया, जागीरदारी प्रणाली को खत्म कर दिया और इसके जगह पर वो रैयतवाड़ी प्रणाली को लेके आए। फिर जो राजस्व अधिकारी थे उनको इन्होंने वंशानुगत कर दिया। ठीक है, इनको उन्होंने क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, यानी राजस्व अधिकारी का जो बेटा होगा वो भी राजस्व अधिकारी ही बनेगा। और इनको नाम दिए गए देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी, ये नाम दिए गए। अब जो शिवाजी थे उन्होंने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, इनके ऊपर निगरानी रखी। किसके ऊपर? मिरासदारों के ऊपर, क्योंकि इनको भूमि पर वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छे से उन पर पर्यवेक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया। जो शिवाजी की राजस्व प्रणाली थी वो मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रभावित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को हम काठ के द्वारा मापते थे। ठीक है। चौथ और देशमुख इनके अन्य स्रोत थे। चौथ का मतलब क्या है? चौथ का मतलब ये है टोटल राजस्व का 1/4 हिस्सा। ठीक है। और सरदेशमुख का मतलब है टोटल राजस्व का 1/10 हिस्सा। ये किन से लेते थे? मान लेते हैं कोई गैर मराठा क्षेत्र है, हम उनसे लेंगे कि हम वहां पे अब आपको आक्रमण नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि कोई जगह है, ठीक है, अब ये एक गैर मराठा क्षेत्र है, यहाँ पर मराठों द्वारा आक्रमण ना हो, इसीलिए यहाँ के जो राजा है ये मराठों को एक मतलब बोल सकते टैक्स देते थे, जिसका नाम था चौथ या फिर सर देशमुख। ठीक है। अगर सैन्य प्रशासन की बात करें तो आपको मतलब पैदल सेना देखने को मिल जाएगी, घुड़सवार देखने को मिल जाएंगे और एक नौसेना भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन भी किया था, सामान्य सैनिकों को नगद में भुगतान किया जाता था और जो प्रमुख और सैन्य कमांडर थे उनको जागीरों के द्वारा भुगतान किया जाता था। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में, रायगढ़ में हुई थी। ठीक है। और जो शिवाजी महाराज जयंती होती है वो होती है 19 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। तो लगभग जो मेन चीजें थी आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में देख ली है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ऑप्शन बोलता है इन्होंने छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत तथा हैंदव धर्मोधारक की उपाधि धारण की थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर है इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर जागीरदारी व्यवस्था को लागू किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पे पहले से जागीरदारी व्यवस्था लागू थी, जागीरदारी व्यवस्था को हटाया गया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था, तो इन्होंने उल्टा लिख रखा है स्टेटमेंट में, ये गलत हो गया। तीसरा है कि अनुशासित और कुशल सेना थी, सामान्य लोगों को नगद में भुगतान, तो ये एकदम सही है। 1 और 3 सही है, इसलिए केवल 2 यानी बी आंसर इसका आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन के बात करता है
तिब्बत पठार के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एशिया में तिब्बत पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहता है तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 6900 मीटर है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है तिब्बत क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई माउंट K2 की है। और ऑप्शन 3 कहता है वर्ष 2023 में तिब्बती नेताओं ने चीन द्वारा निर्धारित एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसको 17 सूत्री समझौते के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो उम्मीद है कि आपने इसका जवाब अपने मन में कर लिया होगा। इसका जवाब है डी, यानी जितने के जितने ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 तीनों ही गलत है, इसीलिए इसका आंसर आता है डी। तो चलिए थोड़ा सा तिब्बत के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया की अगर नॉर्थ में देखेंगे आपको चाइना दिखेगा, चाइना के नीचे यहाँ पर तिब्बत लिखा हुआ है ना। तो ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ना, ये एरिया है तिब्बत। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये चीन का मैप है, ये आपको देखने को मिल रहा है तिब्बत। तिब्बत की जो राजधानी है वो है लहासा। तिब्बत से आपको पता है कि सिंधु नदी बहती है, यहाँ से सिंधु नदी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भी कई सारी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती है। तो तिब्बत का एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए जो पहला ऑप्शन यहाँ पे कहता है तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, ये 2000 फालतू लिखी हुई है। ये होनी चाहिए 4900 मीटर, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर लिखा हुआ है तिब्बत क्षेत्र में सबसे अधिक ऊंचाई माउंट K2 की है, लेकिन आपको पता है माउंट K2 तो भारत में है। K2 मतलब क्या है? काराकोरम की दूसरी पहाड़ी, दूसरी चोटी, काराकोरम की दूसरी चोटी। और काराकोरम आपको पता है कि कहाँ पर है? भारत में है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 2023 में संधि नहीं की गई थी, 1951 में संधि की गई थी, वो भी तिब्बत के जो नेता थे उनको मजबूर करके। इसी को हम 17 सूत्री समझौता कहते हैं। इसमें क्या था कि जो तिब्बती स्वायत्तता थी उनको गारंटी दी गई थी और बौद्ध धर्म का सम्मान करने से भी संबंधित ये कहा गया था। ठीक है। और जो लहासा है ना, जिसको हम तिब्बत की राजधानी कहते हैं, यहाँ पर चीनी नागरिक और सैन्य मुख्यालय की स्थापना भी की गई थी, वो भी मजबूरी में की गई थी। ठीक है, अपनी उससे नहीं की गई थी, मतलब इच्छा नहीं थी। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 1951 में संधि की गई थी। तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 यूके, भारत, तुर्की, स्वीडन। यहां लिखा है उपरोक्त में से कितनों ने सफल गर्भाशय प्रत्यारोपण किया है। गर्भाशय प्रत्यारोपण को बोलते हैं यूट्रिन ट्रांसप्लांटेशन, यानी जो गर्भाशय का हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं एक से दूसरे में। ठीक है, तो आपको बताना है जो ऊपर लिखे हुए कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त सभी कि चारों सही हैं। तो उम्मीद है आपने इसका जवाब अपने मन में कर लिया होगा। तो जो इसका जवाब है वो है डी, यानी इसके चारों के चारों जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं चारों के चारों सही हैं। इन चारों जगह में सफलतापूर्वक गर्भाशय प्रत्यारोपण किया जा चुका है। देखिए होता यह है कि कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिनके पास अपना गर्भाशय नहीं होता, वो मां नहीं बन सकती। तो जो गर्भाशय का प्रत्यारोपण होता है उसके द्वारा उनको काफ़ी सहायता हो सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो पहले क्या हो रहा था कि भारत में इसका सफलतापूर्वक मतलब प्रत्यारोपण किया जा चुका है। फिर आता है तुर्की, स्वीडन और अमेरिका, और अब यूके में भी इसको किया जा चुका है। तो आपने यहाँ पर 5 कंट्रीज देख लिए जहाँ पर गर्भाशय का प्रत्यारोपण किया जा चुका है। यूके, यूएसए, भारत, तुर्की, स्वीडन और, ठीक है, तो ये आपने 5 देश देख लिए। तो इसी हिसाब से चारों ऑप्शन सही है, आपका आंसर होता है डी। तो आज आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल कहीं मत जाइए। लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।